दादी दादी, मुझे नींद नहीं आ रही है। एक राजा रानी की कहानी सुनाओ ना। हर रोज मैं नई नई कहानियां कहाँ से लाऊं बेटा। कल ही तो एक कहानी सुनाई थी ना मैंने। प्लीज दादी सुनाओ ना। आप तो मेरी कहानियों की किताब हो ना। अच्छा, तो ऐसी बात है तो फिर सुनो। ये उस समय की बात है जब राजा अमन सिंह का राज चलता था। अमन सिंह बहुत ही चतुर राजा था, पर कुछ दिनों से वो उदास रहा करता था और राजपाट में तो उसका जरा भी मन नहीं लगता था। इसलिए वह अपनी मंत्री से कहता है, मंत्री जी, पता नहीं क्यों कुछ दिनों से हम बहुत चिंतित हैं। चिंताएं तो बहुत है, पर समस्या का कुछ अता पता नहीं। क्यों महाराज, कहीं रानी साहिबा से झगड़ा तो नहीं हुआ ना? ये तो आम बात है मंत्री जी, पर समस्या कुछ और ही है जिसे हम शायद समझ नहीं पा रहे हैं। महाराज, मुझे लगता है कि इस समस्या का हल आप खुद ही निकाल पाएंगे। आपको कुछ दिनों के लिए एकांत में समय व्यतीत करना चाहिए। ठीक है मंत्री जी, ये भी करके देख लेता हूं, शायद कोई हल निकल आए। अगले दिन राजा एकांत में समय व्यतीत करने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। जंगल जाकर राजा एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और कुछ दूरी पर वह देखते हैं कि एक बकरा अपनी बकरी से कुछ कह रहा होता है और फिर कुछ देर बाद वह दोनों अलग अलग दिशा में चले जाते हैं। आखिर उस बकरे ने उस बकरी को ऐसा क्या कहा, ये दोनों एक दूसरे से अलग हो गए? आखिर बात क्या है? बकरा तो बहुत गुस्से में लग रहा है। राजा अपने राज्य से दूर वहां अपनी परेशानी दूर करने आया था, पर उस बकरे और बकरी को देखकर वह और भी ज्यादा परेशान हो गया। वह बार बार यही सोचता रहा कि आखिर उस बकरे ने उस बकरी को कहा तो क्या कहा। राजमहल वापस जाकर राजा वह सारी बातें अपनी मंत्री को बता देता है। महाराज, आप पहले से इतना परेशान थे, अब बकरे की बात को लेकर अपना समय नष्ट क्यों कर रहे हैं? वो जानवर है, उनके बीच की बातें वही जाने, हमें उनसे क्या? नहीं मंत्री जी, वो हमारे राज्य के प्राणी हैं और एक राजा होने के नाते ये मेरा फर्ज बनता है मैं उनका देखभाल करूं। मेरे राज्य के सभी जीव जंतु सुखी रहे, उनकी समस्या मेरी समस्या है। फिर तो एक ही उपाय है महाराज, आपको उनकी भाषा सीखनी होगी, जो बिल्कुल असंभव है। हाँ मंत्री जी, आपने बिल्कुल सही कहा। हम एक ऋषि को जानते हैं, वो हमें ये विद्या जरूर सिखा देंगे। हे भगवान, मैं तो मजाक कर रहा था, इन्होंने तो सच में ही ऐसा करने का सोच लिया। पर इन्हें कौन समझाए, ये मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, नामुमकिन। अगले दिन राजा उस ऋषि के पास चले जाते हैं और उनसे कहते हैं, बाबा, मुझे आपसे वो विद्या सीखनी है जिससे मैं किसी भी पशु, पक्षी या अन्य जीवों की बातें समझ सकूं और वो भी मेरी बातें समझ सके। इस विद्या को सीखकर आप क्या करोगे राजन? आपको तो अपना राजपाट संभालना चाहिए। नहीं बाबा, मैं राजपाट से ऊब चुका हूं। अब मैं मनुष्यों के साथ साथ अन्य सभी जीवों का सहायता करना चाहता हूं। ये विद्या तो मैं आपको सिखा दूंगा राजन, पर इसमें कई दिन लग सकते हैं
और इस दौरान आपको भूखे प्यासे रहना होगा। अनाज का एक दाना तक आप नहीं खा सकते हैं। ठीक है बाबा जी, मैं तैयार हूँ। मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं वो सब करूँगा। उसके बाद राजा अमन सिंह उस ऋषि के साथ तप करने बैठ जाते हैं और ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। अंतिम में राजा वह विद्या हासिल कर ही लेते हैं जिससे वह किसी भी जीव जंतु की भाषा को समझ सकते हो। अब आपकी साधना पूर्ण हुई राजन। आज से आप किसी भी जीव जंतु की भाषा समझ सकेंगे और वो भी आपकी भाषा को समझेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। आप न होते तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाता बाबा जी। ये विद्या तो आपने हासिल कर लिया राजन, पर याद रखें इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अगर आपने किसी को बताया तो उसी समय आप मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। ठीक है गुरुदेव, इस बारे में मैं किसी को नहीं बताऊंगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहे गुरुदेव। ऐसा बोलकर राजा वापस राजमहल की ओर चल पड़े। अब क्या करे भाई, हम उस शेर के बच्चे को बचा नहीं सकते। अब तो वो शेर हमें कच्चा चबा जाएगा। अरे खरगोश भाई, हमें तो उस बच्चे की जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए थी। अब भुगतो हीरोगिरी का नतीजा। चल भाई, एक बार और कोशिश करते हैं, शायद इस बार वो पत्थर हट जाए। क्या बात कर रहे हो खरगोश भाई, तुमने देखा नहीं वो पत्थर मेरे मुकाबले 50 गुना बड़ा है। मेरे से नहीं होगा बाबा, तुम अकेले ही जाकर कोशिश करो, मैं नहीं आ रहा। खरगोश और चूहे की यह सारी बातें राजा दूर से ही सुन रहा था। फिर वह उन दोनों के पास जाकर कहता है, क्या हुआ चूहा भाई, मैं तुम लोगों की कुछ मदद कर सकता हूँ क्या? आप तो एक मनुष्य हो ना, आप हमारी भाषा कैसे समझ सकते हैं? ये तो मैं तुम लोगों को नहीं बता सकता मेरे भाई, पर हाँ, मैं तुम लोगों की मदद जरूर कर सकता हूँ। तुम अपनी पूरी बात बताओ मुझे। दरअसल इस जंगल का राजा शेर कहीं गया हुआ है, इसलिए उसने हम दोनों को 3 दिनों के लिए अपने बच्चों की रखवाली करने को दिया था। पर आज उसके पूंछ पर एक बड़ा सा चट्टान गिर गया और हम उस बड़े चट्टान को उसके पूंछ से हिला भी नहीं पा रहे हैं। शेर ने देख लिया तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। अच्छा ये बात है, चलो मुझे उस शेर के बच्चे के पास ले चलो, मैं उस चट्टान को हटाने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद वह चूहा और खरगोश उस राजा को शेर के बच्चे की तरफ ले जाने लगते हैं। शेर का बच्चा राजा को देखकर डर जाता है। तभी चूहा बोलता है, अरे डरो मत भाई, ये मनुष्य हमारी भाषा समझ सकता है और ये तुम्हारी मदद करने के लिए आया है ना मनुष्य भाई? हाँ बच्चे, डरो मत, मैं अभी ये पत्थर तुम्हारे पूंछ से हटा देता हूँ, फिर तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ऐसा बोलकर राजा उस शेर के बच्चे के पूंछ पर लदे चट्टान को हटा देते हैं। अरे आपका बहुत बहुत धन्यवाद भले पुरुष, आप न होते तो हम उस शेर का शिकार बन चुके होते। हम आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। हाँ
उसके बाद राजा वहां से वापस अपनी महल की तरफ जाने लगता है। महल जाकर वह देखता है कि एक गधा एक घोड़े से कुछ बातें कर रहा होता है। क्या हुआ गधे भाई, आज तुम उदास क्यों हो? क्या बात है? क्या बताऊं भाई, मेरे मालिक मुझसे इतना सारा काम करवाते हैं, मेरा तो हालत ही खराब हो जाता है। और खाने में ये रूखा सूखा घास देते हैं। अब तुम ही बताओ, क्या ये एक गधे की खाने की चीज है? अरे ये तो बहुत ही नाइंसाफी हो रहा है तुम्हारे साथ। मुझे देखो, मैं बिना कुछ काम किए ही ये स्वादिष्ट खाना मिलता है मुझे। हाँ भाई, क्या करूं, इससे बचने का कोई उपाय भी तो नहीं है। अगर तुम्हारे पास कोई तरकीब है तो बताओ, जिससे काम भी ना करना पड़े और खाना भी तुम्हारे जैसा मिल जाए। इसका तो एक ही तरकीब है मेरे भाई। अच्छा, कौन सी तरकीब है भाई? जल्दी बताओ, क्या सच में ऐसा संभव है? हाँ भाई, संभव तो है। तुम्हें बस बीमार होने का नाटक करना है। अब तुम्हारा मालिक तुम्हें काम पर जाने को बोले तब तुम उठना नहीं, फिर देखना कैसे तुम्हारी खातिरदारी होती है। गधे और घोड़े की यह सारी बातें नजरअंदाज करके राजा अपने कमरे की तरफ जाने लगता है। महाराज देखिए ना, यह गधा बीमार लग रहा है। अब मैं कपड़ों को नदी तक कैसे ले जाऊं? बहुत सारे कपड़े गंदे हैं। राजा गधे को देखकर समझ जाता है कि उसने सच में उस घोड़े की बात मान ली है और इसलिए वह नौटंकी कर रहा है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो आज इस गधे को आराम करने दो। इसके बदले तुम उस घोड़े को ले जाओ, आज उसी से अपना सारा काम करवाओ। जैसी आपकी आज्ञा महाराज, आज इस घोड़े को ही ले जाता हूँ। आज कपड़े भी ज्यादा हैं। अरे बाप रे बाप, यह राजा तो पागल हो गया है। गधे और घोड़े में फर्क नहीं दिखता है इसे। मैं नहीं जाऊंगा इस धोबी के साथ। घोड़े की यह बात सुनकर राजा बोलता है, मुझे लगता है आज इस घोड़े का पेट भरा हुआ है, खाने का मन नहीं है इसको। ऐसा करो, इसका चना उस गधे को दे दो, वह जल्दी स्वस्थ हो जाएगा। आपने सही कहा महाराज, मरीज को खाना भी अच्छा देना चाहिए, तभी वह जल्दी स्वस्थ होंगे। ऐसा बोलकर वह धोबी घोड़े का खाना उठाकर उस गधे को दे देता है और उस घोड़े पर कपड़े लाद कर नदी की तरफ चल पड़ता है। आज तो मैं अपने ही जाल में फंस गया। वह गधा मौज कर रहा होगा मेरे चने चबाकर। कपड़ा धोने के बाद वह धोबी पानी से भीगा कपड़ा उस घोड़े के ऊपर लाद देता है। अरे बाप रे बाप, इसने तो मेरी कमर ही तोड़ दी आज। कपड़ा लेकर जैसे तैसे वह घोड़ा राजमहल पहुंचता है। मालिक, आज इस घोड़े ने तो कमाल ही कर दिया। इतना बड़ा बोझ लेकर भी रास्ते में एक भी बार नहीं बैठा। राजमहल तक आते आते वो गधा 100 बार बैठ जाता था रास्ते में। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। जब तक ये गधा स्वस्थ न हो जाए, आप इस घोड़े को ही ले जाना कपड़े धोने के लिए। अरे पागल राजा, ये क्या बोल रहा है? मेरी जान लेकर मानेगा क्या? घोड़े की यह बात सुनकर राजा जरा सा मुस्कुरा देता है। संयोगवश उसी समय वहां से एक सुंदर स्त्री गुजर रही होती है और उसी समय वहां पर रानी भी आ जाती है और राजा को मुस्कुराते हुए देख लेती है।
अच्छा, तो यह गुल खिलाए जा रहे हैं यहाँ। आप उस स्त्री को देखकर क्यों मुस्कुराए? अरे ऐसी बात नहीं है भाग्यवान, मैं तो बस यूं ही मुस्कुरा दिया। मैंने तो उस स्त्री को देखा भी नहीं। अच्छा, देखा नहीं तो फिर मुस्कुराए क्यों? जरूर आप दोनों के बीच कोई चक्कर चल रहा है। राजा के बार बार बोलने पर भी रानी राजा की कोई भी बात नहीं मान रही थी और वह लगातार मुस्कुराने का कारण पूछे जा रही थी। हे भगवान, अब इस औरत को कैसे समझाऊं? ये तो हाथ धोकर ही मेरे पीछे पड़ गई है। अब तो मुझे मरना ही होगा। आप सच सच बताओगे या फिर मैं अपनी जान दे दूं? राजा परेशान होकर सोच लेता है कि इस परेशानी से अच्छा तो मरना ही बेहतर है। ठीक है रानी, मैं बताऊंगा, पर आज नहीं, कल। और हाँ, यहाँ नहीं, गंगा नदी के किनारे। पर गंगा नदी के किनारे क्यों? यहाँ क्यों नहीं? ये भी तुम्हें वहीं पता चलेगा। अगले दिन राजा और रानी गंगा नदी के ओर चल पड़ते हैं। रास्ते में राजा को वही बकरा और बकरी मिल जाता है जो राजा को शुरुआत में मिला था। क्या हुआ हो? तुम्हारे बच्चों को दूध क्यों नहीं पिला रही हो? वो भूखे होंगे। हाँ, जब तक ये लोग मेरे लिए हरे हरे घास नहीं लाकर देते हैं, तब तक मैं उन्हें दूध नहीं पिलाऊंगी। बकरी की यह बात सुनकर बकरा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस बकरी को खूब पीटता है। अरे नहीं, तुमने क्या मुझे मूर्ख राजा समझा है क्या, जो अपनी पत्नी को अपने वश में नहीं रख सकता? हाँ? उसके इशारे पर दिन भर नाचता हो। चुपचाप बच्चों को दूध पिलाओ, नहीं तो मार मार के काल उधेड़ दूंगा तुम्हारी। हाँ। बकरे की ये बात सुन के राजा की आंखें खुल जाती हैं और वो मन ही मन सोचता है, आज तो मैं इस पागल औरत की बातों में आकर व्यर्थ ही मर जाता। भला हो इस बकरे का जिसने मुझे मरते मरते बचा लिया। अरे ओ भाग्यवान, तुम यहीं रुको, मैं एक डंडे का जुगाड़ कराता हूँ, फिर तुम्हें मुस्कुराने का सच भी बताता हूँ, ठीक है? क्यों महाराज, सच बोलने में डंडे का क्या काम? अरे हाँ हाँ, रुको तो सही, डंडा तो लाने दो, फिर बताता हूँ। उसके बाद राजा एक डंडा लाकर अपनी रानी को खूब पीटता है। अब बताओ, और कौन सा सच जानना है तुम्हें? बताओ, अब समझ में आया तुम्हें सच? नहीं महाराज, मुझे कोई सच नहीं जानना है, कृपया कर मुझे क्षमा कर दें। उस दिन के बाद रानी हमेशा के लिए राजा के काम में दखल अंदाजी करना बंद कर देती है और उस पे कभी शक भी नहीं करने लगी। अरे वाह दादी, यह तो बहुत ही मजेदार कहानी थी, पर इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने झूठे जिद को पकड़कर नहीं बैठना चाहिए। अगर कोई दिल से सच बोल रहा हो तो उस पर भरोसा भी कर लेना चाहिए, ना कि अपने फिजूल बातों से उसको परेशान करना चाहिए।